एपिसोड नंबर 61 टू 70। दरअसल वैभव झिझक रहा था कि क्या वह अपने शरीर को एक एक करके परिष्कृत करे या काले भंवर को एक ही बार में लकड़ी, पृथ्वी और वायु सार ऊर्जा को अवशोषित करने दें और अपने शरीर को 3 अजीब तात्विक ऊर्जा से परिष्कृत करें, जैसे कि उसने पहली बार फायर एंड थंडर के साथ किया था। मैं एक विकल्प में सभी के साथ जाऊंगा। अपना निर्णय लेते हुए उसने अपने चारों ओर 3 फल रख दिए और काला भंवर वहां से सार ऊर्जा को अवशोषित करने लगा। 1 घंटे के बाद ब्लैक वर्लपूल ने लकड़ी, पृथ्वी और वायु फलों से 3 प्रकार की सार ऊर्जाओं को अवशोषित करना समाप्त कर दिया और अजीब ऊर्जाओं को छोड़ना शुरू कर दिया, जिसमें हरा रंग, भूरा रंग और सियान रंग शामिल था। ये देखकर वैभव फर्श पर लेट गया और अपने दांतों के बीच कपड़ा रख दिया। 1 मिनट बीतने से पहले काले भंवर ने अजीब ऊर्जा को छोड़ना शुरू कर दिया और उसका शरीर उन ऊर्जाओं का खेल का मैदान बन गया था। 10 मिनट बीत गए और वैभव को मरने का मन हुआ। मैं अब से अपने शरीर को 1 से अधिक तत्वों के साथ परिष्कृत नहीं करूंगा, वरना यह मुझे पागल बना देगा, विशेष रूप से जिस चीज़ का मैंने अभी अनुभव किया है। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि मेरे दर्द की सीमा इसके बाद एक कदम ऊपर चली गई। उद्धरण। वैभव फिर धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ और उसने अपने मानसिक दायरे के अंदर की स्थिति की जांच की। वर्तमान में 4 क्रिस्टल तैर रहे थे। मेटेलिक ब्लैक क्रिस्टल जो एक सूट में बदल सकता है, सियान विंड क्रिस्टल, ग्रीन वुड क्रिस्टल, ब्राउन अर्थ क्रिस्टल। फिर उसने सियान रंग का फल पकड़ा और उसे खाने लगा। ऊर्जा क्षेत्र में आते ही पवन ऊर्जा उसके अंदर हिंसक रूप से प्रवाहित हो गई। कुछ ही मिनटों में वैभव ने हरे और भूरे रंग के फल भी खा लिए। वैभव ने तब अपने ऊर्जा क्षेत्र की स्थिति की जांच की। उसका जल तत्व सागर अब वास्तविक जल से भर गया था। हालांकि उसका आकार समुद्र के समान नहीं था और जल क्रिस्टल द्वारा किए गए रूपांतरण के बाद भी बहुत कम हो गया था, लेकिन फिर भी यह एक छोटे से पूल जितना बड़ा लग रहा था। पृथ्वी, पवन और लकड़ी की गैसीय ऊर्जाएं जल तत्व समुद्र के आकार से 2 गुनी से अधिक दिखती थीं, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि वे गैसीय ऊर्जा में थीं। उनके ऊपर के क्रिस्टल उन्हें तरल ऊर्जा में बदलने के बाद वे इसी तरह आकार में सिकुड़ जाएंगे। लेकिन जैसे ही वह जल, पृथ्वी, हवा और लकड़ी की ऊर्जाओं को देख रहा था, उसे एक बार फिर कुछ रहस्यमय लगने लगा। ऐसा लग रहा था कि वह उसके अंदर है लेकिन वहाँ नहीं है। उसी समय वह उस चीज़ को समझने की कोशिश करता रहा, लेकिन फिर भावना बस गायब हो गई। ओह माय गॉड, क्या चल रहा है? मुझे पूरा यकीन है कि यह उन फलों से संबंधित है, क्योंकि मैं केवल फल खाने के बाद महसूस कर रहा हूँ और महसूस कर रहा हूँ। वैभव पूरी तरह से भ्रमित था और थोड़ा डरा हुआ भी था। यह ऐसा है जैसे आपके सामने खजाने हैं, लेकिन जैसे ही आप उन्हें छूने की कोशिश करते हैं, वे गायब हो जाते हैं। इसे अलग रखते हुए वैभव ने फिर अग्नि फल को पकड़ा और अपने अग्नि ऊर्जा भंडार के आकार को बढ़ाने के लिए इसका सेवन किया। इसे खाने के बाद अब केवल एक फल बचा था और वह था लाइटनिंग का फल, लेकिन उसने इसे नहीं खाया और राधिका के प्रशिक्षण के पूरा होने का इंतजार करने लगा। वैसे भी वह फल की ऊर्जा का केवल 1% ही अवशोषित कर सकती थी और वह फल की ज़्यादा बाइट को नहीं खा सकती थी। अगर वह फल की ज़्यादा बाइट को खाती है तो उसे नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि उसमें भी वह लाइटनिंग की ऊर्जा से भर जाएगी। वैभव भी मंत्रों का अभ्यास करना चाहता था, क्योंकि उसने मंत्र का उपयोग करने के लिए एक विचार सोचा था। लेकिन वैभव को उस रहस्यवादी ऊर्जा के उपयोग की आवश्यकता थी। उसके पास अभी भी एक निश्चित मात्रा में रहस्यवादी ऊर्जा शेष है जब उसने अपना इंटरफेस बनाया था। लेस देन वैभव लॉन्ग, एलिमेंटल ओवरलॉर्ड हाफ ग्रेटर दैन, लेस दैन आंकड़े ग्रेटर दैन, ताकत, संविधान, रफ्तार, मन, मानसिक क्षेत्र, शुद्ध मानसिक ऊर्जा 100%, ब्लैक मेटेलिक क्रिस्टल सूट, ऊर्जा क्षेत्र, आग, बिजली, लकड़ी, वायु, अंधेरा, जल, पृथ्वी। फायर एनर्जी 100%, 100%, बिजली की ऊर्जा 42%, 100%, वुड एनर्जी 100%, 100%, वायु ऊर्जा 100%, 100%, डार्क एनर्जी 100%, 100%, जल ऊर्जा 100%, 100%, पृथ्वी ऊर्जा 100%, 100%। वैभव ने अपने इंटरफेस को देखा, लेकिन उन्हें उन तत्वों की लंबी सूची पसंद नहीं आई जो उनकी वर्तमान कुल ऊर्जा की मात्रा प्रदर्शित करते हैं और उनका उपयोग करने के बाद कितना बचा है, इसलिए उन्होंने उन्हें हटा दिया।
लेस देन वैभव लॉन्ग, एलिमेंटल ओवरलॉर्ड हाफ ग्रेटर दैन, लेस दैन आंकड़े ग्रेटर दैन, ताकत, संविधान, रफ्तार, मन, मानसिक क्षेत्र, शुद्ध, मानसिक ऊर्जा, 100%, ब्लैक मेटेलिक क्रिस्टल, सूट, ऊर्जा क्षेत्र, आग, बिजली, लकड़ी, वायु, अंधेरा, जल, पृथ्वी। अंडरस्कोर। ये देखकर वैभव ने सोचा, अब ये बेहतर है, मुझे ये भी पता है कि वहाँ क्या रखना है, लेकिन इसके बाद मैं जादू का उपयोग करने की अपनी अनूठी विधि को आजमाता हूँ और देखता हूँ कि यह काम करता है या नहीं। वैभव, मैंने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली है, अब हम क्या करें? वैभव, जो अपने विचारों और चीज़ों को सुलझा रहा था, उसने आवाज़ सुनी और राधिका को देखकर कहा, अच्छा, मेरे पास यहाँ लाइटनिंग तत्व का फल है, इसमें से एक छोटा सा बाइट काट कर खा सकती हो, और मैं बाकी संभाल लूँगा। ये कहने के बाद वह खड़ा हो गया और राधिका को उसकी पीठ पर हाथ रखने से पहले ये कहने से पहले फल दिया, आगे बढ़ो। राधिका ने झिझकते हुए एक छोटा सा बाइट काट लिया और फिर उसने अपने ऊर्जा क्षेत्र का विस्तार करने के लिए फल से ऊर्जा को जल्दी से नियंत्रित किया। वैभव, जो अपनी ऊर्जा के अंदर देख रहा था, उसने एक छोटा सा बाइट काटने के बाद लाइटनिंग की ऊर्जा का एक झोंका देखा और इससे लाइटनिंग की ऊर्जा का अतिप्रवाह भी हुआ। हालांकि यह उतना अधिक नहीं था जितना कि वाटर ऊर्जा ने व्यावहारिक रूप से उसके ऊर्जा समुद्र के अंदर कहर बरसाया था। वैभव ने केवल वही ऊर्जा की शक्ति ली जो जल तत्व सागर में बह रही थी और लाइटनिंग ऊर्जा फल लेने से पहले अपने ऊर्जा क्षेत्र से बाहर निकल गया। अब समय आ गया है कि मैं मंत्रों की अपनी नई विधि तैयार करूं और आशा करता हूं कि यह काम करेगी। वैभव ने मिस्टिक एनर्जी की एक छोटी मात्रा को लेने से पहले अपने मानसिक क्षेत्र के अंदर देखते हुए बुदबुदाया। वैभव, जो अपनी ऊर्जा के अंदर देख रहा था, उसने एक छोटा सा बाइट काटने के बाद लाइटनिंग की ऊर्जा का एक झोंका देखा और इससे लाइटनिंग की ऊर्जा का अतिप्रवाह भी हुआ। हालांकि यह उतना अधिक नहीं था जितना कि वाटर ऊर्जा ने व्यावहारिक रूप से उसके ऊर्जा समुद्र के अंदर कहर बरसाया था। वैभव ने केवल वही ऊर्जा की शक्ति ली जो जल तत्व सागर में बह रही थी और लाइटनिंग ऊर्जा फल लेने से पहले अपने ऊर्जा क्षेत्र से बाहर निकल गया। अब समय आ गया है कि मैं मंत्रों की अपनी नई विधि तैयार करूं और आशा करता हूं कि यह काम करेगी। वैभव ने मिस्टिक एनर्जी की एक छोटी मात्रा को लेने से पहले अपने मानसिक क्षेत्र के अंदर देखते हुए बुदबुदाया। वैभव ने पहले रहस्यवादी ऊर्जा को एक छोटे से पत्थर में बदल दिया। उसके बाद वह ये जांचना चाहा कि क्या ये रहस्यवादी ऊर्जा पत्थर तत्व ऊर्जा का संचालन कर सकता है। इसलिए उसने अपना बायां हाथ उठाया और बहुत कम मात्रा में फायर ऊर्जा का उपयोग करके उस पर एक बहुत छोटी लौ बनाई। उसके बाद उसने अपने बाएं हाथ की लौ को पत्थर की ओर ले जाकर पत्थर को अवशोषित करने की इच्छा की। परिणाम ने वैभव को बहुत प्रसन्न किया क्योंकि पत्थर ने उसकी आज्ञा के अनुसार लौ को अवशोषित कर लिया। ऐसा लगता है कि रहस्यवादी ऊर्जा तत्व ऊर्जा का संचालन कर सकती है, तो इसका मतलब है कि एक मौका है कि मेरी विधि काम करेगी। वैभव उत्साहित था क्योंकि इसका मतलब है कि उसकी विधि काम कर सकती है। वह इंतजार नहीं कर सकता था और उसने प्रक्रिया शुरू कर दी थी। ठीक है, इसे करते हैं। वैभव ने तब ध्यान केंद्रित किया और उसने पत्थर की संरचना को थोड़ा बदल दिया और उसे नारंगी रंग दिया और उसमें आग का गोला भी बनाया। दरअसल, उसे आग का गोला बनाने या पत्थर का रंग बदलने की जरूरत नहीं थी। उसने बस इतना किया कि यह अच्छा लग रहा था क्योंकि वह पहला मंत्र जो बनाने जा रहा है वह है फायरबॉल। अपनी विधि से ऐसा करने के बाद मंत्र बनाने का सबसे महत्वपूर्ण कदम आया, लेकिन वैभव प्रक्रिया शुरू करते ही थोड़ा घबरा गया। वह पहले अपने फायर तत्व सागर से एक चैनल बनाया और इसे पत्थर से जोड़ा। उसके बाद वह पत्थर को अग्नि तत्व सागर से लगातार अग्नि ऊर्जा को अवशोषित करने का आदेश दिया। पहला कदम पूरा। फिर वैभव ने अपनी मानसिक ऊर्जा के साथ पत्थर के अंदर देखा और अग्नि ऊर्जा के साथ उसके अंदर एक आग का गोला बनाया जिसे पत्थर अवशोषित कर रहा था और पत्थर में आग के गोले के बनने की प्रक्रिया को रिकॉर्ड किया। दूसरा चरण पूरा। वैभव फिर अपने मानसिक दायरे से बाहर निकल गया और एक गहरी सांस ली। आशा करते हैं कि तीसरा चरण काम करेगा है। तीसरे चरण में उसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस पत्थर को आग का गोला छोड़ने की ज़रूरत है। उसने अपना बायां हाथ उठाया और आज्ञा दी, आग का गोला। उद्धरण।
अपने मानसिक क्षेत्र के अंदर पत्थर ने तुरंत आग के गोले को उस ऊर्जा के अनुसार जारी किया जिसे उसने आग के गोले में भरने की आज्ञा दी थी और यह वैभव के हाथ पर दिखाई दिया। फिर उसने इस प्रक्रिया को पत्थर के अंदर भी दर्ज किया। वैभव ने अपने उत्साह को दबा दिया क्योंकि अभी भी आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण कदम बाकी है। अगर वह काम नहीं करता है तो उसने अब तक जो कुछ भी किया वह सब कुछ बेकार हो जाएगा। अंतिम चरण बहुत सरल है, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण भी है। यह विधि तभी पूर्ण होगी जब उसकी एक आज्ञा से पत्थर ऊर्जा के साथ अपने अंदर आग का गोला बनाकर दिशा में छोड़ दे। वैभव ने सबसे पहले आग के गोले को वापसी ले लिया जो उसके हाथ में था। फिर वह एक गहरी सांस ली और इच्छा की, आग का गोला। तुरंत उसके हाथ में एक आग का गोला फिर से दिखाई दिया। इस बार उसने आग के गोले को बड़ा करने की आज्ञा दी। तुरंत उसके दूसरे हाथ में एक बड़े आकार का आग का गोला दिखाई दिया। फिर उसने अपनी मानसिक ऊर्जा का उपयोग करते हुए 2 आग के गोले को तैरने दिया और 3 और आग के गोले का आदेश दिया। तुरंत 3 आग के गोले उसके सामने प्रकट हुए और उसे भी अपनी मानसिक ऊर्जा का उपयोग करके उन्हें तैरने दिया। वैभव की सांसें तेज हो गईं और अत्यधिक खुशी से उसका चेहरा लाल हो गया। उनका तरीका काम कर गया। वह सफलतापूर्वक फायरबॉल का एक स्पेल रून बनाया। अब युद्ध में वह केवल एक विचार के साथ तुरंत कई मंत्र का उपयोग कर सकता है। फायरबॉल का स्पेल रून फायर एलिमेंटल सी से ऊर्जा को स्वचालित रूप से अवशोषित करना जारी रखेगा, इसलिए जब तक उसके पास अपने एलिमेंटल सी में पर्याप्त ऊर्जा है वह तुरंत मंत्र का उपयोग कर सकता है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं सफल हुआ, वैभव ने सोचा। फिर वह आग के गोले को वापसी अपने ऊर्जा में ले लिया और ऊर्जा को पुनः अवशोषित कर लिया। भले ही उन्होंने ऊर्जा की आधी बूंद भी खपत नहीं की, वैभव इसे बर्बाद नहीं करना चाहता था। फिर वह ये देखने के लिए अपने मानसिक क्षेत्र के अंदर गया कि उसने कितनी रहस्यवादी ऊर्जा छोड़ी है, क्योंकि उसे स्पेल रून बनाने के लिए इस ऊर्जा की आवश्यकता है। मिस्टिक एनर्जी के अंश को देखते हुए वैभव ने सोचा, मैं शायद इस ऊर्जा से 6 या 7 स्पेल रन बना सकता हूं। ऐसा लगता है कि मुझे बाद में और मिस्टिक एनर्जी की आवश्यकता होगी। उद्धरण: वैभव ने फिर चंक से थोड़ी मात्रा में मिस्टिक एनर्जी ली और दूसरा स्पेल रन बनाना शुरू किया। वह दूसरा स्पेल रन बनाना चाहता था लेस देन लाइटनिंग स्पीयर ग्रेटर दैन, लेकिन प्रक्रिया को पत्थर में शामिल करने से पहले उसे पहले इसका अभ्यास करना होगा। इसलिए वह इसका अभ्यास शुरू किया। फिर उसने अपने सिर में एक लेस देन लाइटनिंग के भाले ग्रेटर दैन की छवि बनाई और अपने द्वारा बनाई गई छवि के अनुसार लाइटनिंग की ऊर्जा को नियंत्रित किया। फिर वह धीरे धीरे लाइटनिंग की ऊर्जा का संचार किया और अपने हाथ में एक लेस देन लाइटनिंग का भाला ग्रेटर दैन बनाया। वह भाले को इस तरह बनाया कि इसे किसी चीज़ या किसी में छेदने के बाद ये लाइटनिंग की धाराओं में विलीन हो जाएगा, जहां इसकी नोक को छेद दिया गया है। वह दूसरा स्पेल रन बनाना चाहता था लेस देन लाइटनिंग स्पीयर ग्रेटर दैन, लेकिन प्रक्रिया को पत्थर में शामिल करने से पहले उसे पहले इसका अभ्यास करना होगा। इसलिए वह इसका अभ्यास शुरू किया। फिर उसने अपने सिर में एक लेस देन लाइटनिंग के भाले ग्रेटर दैन की छवि बनाई और अपने द्वारा बनाई गई छवि के अनुसार लाइटनिंग की ऊर्जा को नियंत्रित किया। फिर वह धीरे धीरे लाइटनिंग की ऊर्जा का संचार किया और अपने हाथ में एक लेस देन लाइटनिंग का भाला ग्रेटर दैन बनाया। वह भाले को इस तरह बनाया कि इसे किसी चीज़ या किसी में छेदने के बाद ये लाइटनिंग की धाराओं में विलीन हो जाएगा, जहां इसकी नोक को छेद दिया गया है। भाला बनाने के बाद उसने उसे गुफा के कोने की ओर फेंक दिया और दीवार में थोड़ा सा छेद करने के बाद ये लाइटनिंग की धाराओं में घुल गया। ये देखकर कि प्रभाव बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने सोचा था, उसने संतोष में सिर हिलाया। इसके बाद वह लेस देन लाइटनिंग स्पीयर ग्रेटर दैन का जादू चलाने के लिए आगे बढ़े। सबसे पहले उसने रन के रंग को बैंगनी नीले रंग में बदल दिया और उस पर भाला खींचा। फिर उसने इसे लाइटनिंग एलिमेंटल सी से जोड़ा ताकि पत्थर उससे ऊर्जा का उपयोग कर सके। अंत में उन्होंने रून के अंदर लेस देन लाइटनिंग स्पीयर ग्रेटर दैन स्पेल को उकेरा। इतना सब करने के बाद बस एक विचार के साथ एक लेस देन लाइटनिंग का भाला ग्रेटर दैन उसके सामने आ गया। दूसरे विचार में 3 लेस देन लाइटनिंग स्पीयर्स ग्रेटर दैन उसके सामने प्रकट हुए। फिर उसने भाले को वापसी ले लिया और राधिका की ओर देखते हुए कहा, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ,
अभी के लिए यहाँ अभ्यास करो, मुझे लौटने में देर नहीं लगेगी। राधिका अर्ध ध्यान की अवस्था में थी, इसलिए उसने वैभव की आवाज़ सुनी, फिर सिर हिलाया। वैभव फिर गुफा के बाहर आ गया और कुछ ही मिनटों में वह तालाब से बाहर निकल गया। पूल अभी भी उसकी लाइटनिंग की ऊर्जा से भरा हुआ था। उसने चारों ओर देखा लेकिन कोई भी व्यक्ति नहीं देखा और बुदबुदाया, लगता है कि उन्होंने हार मान ली। मुझे लगा कि इन लोगों के पास दिमाग नहीं है और वे मौत के घाट उतरेंगे। उसके बाद वैभव एक यादृच्छिक दिशा में उड़ान भरी, क्योंकि वह बस अपना नया जादू लेस देन लाइटनिंग स्पीयर ग्रेटर देन आजमाना चाहता था। 1 मिनट के लिए उड़ान भरने के बाद उन्हें ग्रेड 5 के जानवरों का सामना करना पड़ा। यह एक गोरिल्ला की तरह लग रहा था, जिसके 4 हाथ थे और उसकी त्वचा पर भूरे रंग के तराजू थे। वैभव ने लेस देन लाइटनिंग स्पीयर्स ग्रेटर देन का इस्तेमाल किया और उनके सामने 3 लाइटनिंग स्पीयर्स दिखाई दिए। वैभव ने भाले में से एक को पकड़ लिया और पूरी ताकत से जानवर की ओर फेंक दिया। तारांकन बूम। वैभव की महान शारीरिक शक्ति के साथ द स्पीयर ने ध्वनि अवरोध के माध्यम से फाड़ दिया, क्योंकि वैभव ने एक सोनिक बूम बनाया और ग्रेड 5-20-4 के राक्षस गोरिल्ला को मारा था। लाइटनिंग का भाला सीधे जानवर के शरीर में घुस गया, लेकिन वह जानवर के शरीर के दूसरी तरफ बाहर नहीं निकला। इसके बजाय लाइटनिंग के भाले के जानवर में घुसने के बाद ये लाइटनिंग की धाराओं में बदल गया और जानवर के शरीर के अंदर कहर बरसाने लगा। जस्ट 1 लाइटनिंग स्पीयर से द बीस्ट की मौत हो गई। वैभव फिर अपने हाथों में 2 भाले पकड़कर आगे बढ़ा और उसे एक और जानवर मिला। यह एक ग्रेड 6 जानवर था, जिसे 4 पंखों वाला तूफान टाइगर के रूप में जाना जाता था। वैभव आश्चर्यचकित था, क्योंकि यह जानवर एक बहुत ही दुर्लभ असाधारण ग्रेड 6 जानवर था, जिसका अर्थ है कि इसकी रक्त रेखा इसे ग्रेड 7 तक पहुंचने की संभावना दे सकती है, जब तक कि पर्याप्त समय दिया गया हो तो। वैभव भी एक और चीज़ का उपयोग करने की कोशिश करना चाहता था। मौलिक कला। वैभव ने अभी तक किसी भी मौलिक कला का उपयोग करने की कोशिश नहीं की थी और उनका उपयोग करने के लिए जानवर की आंतरिक प्रणाली और अन्य चीज़ों का मानसिक ऊर्जा के साथ अध्ययन करने की आवश्यकता थी। मुझे इस जानवर को आजमाना चाहिए और इसमें से एक मौलिक कला बनाना चाहिए, क्योंकि 4 पंखों वाला ये बाघ बहुत शक्तिशाली लग रहा है। वैभव ने तब एक लाइटनिंग स्पीयर फेंका जो उसके बाएं हाथ में जानवरों की ओर था। 4 पंखों वाले तूफान ने हमले को देखा, लेकिन वह चकमा नहीं दे सका, क्योंकि लाइटनिंग स्पीयर की गति बहुत तेज थी। वैभव ने एक भाले की ऊर्जा को वापसी ले लिया जो उसके दाहिने हाथ में था, क्योंकि वह जानता था कि उस गोरिल्ला की तरह वह भी तुरंत ही मर जाएगा। 3-4 मिनट के बाद द 4 विंग्ड हरिकेन टाइगर की मौत हो गई। वैभव फिर उसके पास पहुंचा और जानवर के बाहरी और पूरे इंटीरियर को स्कैन किया। 10 मिनट के बाद वैभव ने जानवर के अंदर और बाहर के हर चीज़ को स्कैन करना समाप्त कर दिया। फिर उसने जो कुछ सीखा उसे पत्थर में छाप दिया और फिर पत्थर को वायु, पृथ्वी और लकड़ी से जोड़ दिया। वायु जोड़ लकड़ी के पंख, पृथ्वी के शरीर और वाटर जोड़ लकड़ी के आंतरिक भाग। ऐसा करने के बाद वह द रून को सक्रिय किया, क्योंकि यह वायु, पृथ्वी और लकड़ी के मौलिक समुद्र से ऊर्जा को अवशोषित करता था। कुछ सेकंड के बाद वैभव के सामने कुछ होने लगा। कुछ ही सेकंड में वैभव के सामने एक जानवर तैयार था। ये वही 4 पंखों वाला तूफान टाइगर था, लेकिन इसके पंख लकड़ी के थे और लकड़ी के पंखों के अंदर हवा की धाराएं थीं। इसका शरीर पृथ्वी के तत्वों से बना था और आंतरिक भाग भरे हुए थे लकड़ी और पानी से। फिर उसने अपनी मानसिक ऊर्जा को जानवर के अंदर इंजेक्ट किया, फिर तालाब की ओर उड़ने से पहले जानवर पर बैठ गया। वहां पहुंचने के बाद उसने जानवर को तालाब की रखवाली करने की आज्ञा दी, क्योंकि वह नहीं जानता कि उसकी प्रकाश ऊर्जा तालाब में कितना समय तक रहेगा। लेकिन वैभव के तालाब के अंदर जाने के 10 मिनट बाद 2 पवित्र मेघ पक्षी दिखाई दिए। चौंकाने वाली बात यह थी कि एक होली क्लाउड बर्ड दूसरे से काफ़ी बड़ा था। छोटे होली क्लाउड बर्ड के ऊपर वे लोग बैठे थे जो वैभव पहले मिले थे, और बड़े होली क्लाउड बर्ड पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो अपने अर्धशतक में लग रहा था। तालाब पर पहुंचने के बाद बूढ़े व्यक्ति ने एलिमेंटल आर्ट बीस्ट पर ध्यान दिया, जिसे वैभव ने तालाब की रखवाली करने की आज्ञा दी थी। जानवर फिर उन लोगों से बात की जो एक और पवित्र बादल पक्षी पर बैठे थे। ये किसकी मौलिक कला है? आपने इसके बारे में कुछ नहीं कहा।
लेकिन वैभव के तालाब के अंदर जाने के 10 मिनट बाद 2 पवित्र मेघ पक्षी दिखाई दिए। चौंकाने वाली बात यह थी कि एक होली क्लाउड बर्ड दूसरे से काफी बड़ा था। छोटे होली क्लाउड बर्ड के ऊपर वे लोग बैठे थे जो वैभव पहले मिले थे, और बड़े होली क्लाउड बर्ड पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो अपने अर्धशतक में लग रहा था। तालाब पर पहुंचने के बाद बूढ़े व्यक्ति ने एलिमेंटल आर्ट बीस्ट पर ध्यान दिया, जिसे वैभव ने तालाब की रखवाली करने की आज्ञा दी थी। जानवर फिर उन लोगों से बात की जो एक और पवित्र बादल पक्षी पर बैठे थे। ये किसकी मौलिक कला है? आपने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। महिला भी भ्रमित हो गई और बोली, ये हम भी पहली बार देख रहे हैं। बूढ़े ने बस सिर हिलाया और अपने हाथ में एक सुनहरे रंग की तलवार ले ली। उसके बाद उसने सोने की तलवार को 4 पंखों वाले तूफान टाइगर की ओर फेंक दिया। लेकिन चीजें वैसी नहीं हुई जैसी बूढ़े ने उम्मीद की थी। बाघ ने चतुराई से हमले को चकमा दे दिया और अपने पंखों को शक्तिशाली रूप से फड़फड़ाने लगा, फिर दहाड़ा और बूढ़े आदमी की ओर शक्तिशाली एयर ब्लेड फेंक दिया। एयर ब्लेड्स को देखकर बूढ़े आदमी का चेहरा पीला पड़ गया और जल्दी से उसके चारों ओर एक लाइट बैरियर लगा दिया। लेकिन जब एयर ब्लेड्स लाइट बैरियर से टकराए तो यह 1 सेकंड के लिए भी नहीं टिक पाया। जब वह कीमती अंतरिक्ष तावीज़ का उपयोग कर रहा था और 50 मीटर दूर टेलीपोर्ट किया गया था तो बूढ़े व्यक्ति का चेहरा पीला पड़ गया था। द बीस्ट ने हार नहीं मानी क्योंकि उसने अपना मुंह खोला और एल्डर की ओर एक वाटर कैनन की गोली मार दी। वाटर कैनन के अंदर निहित भयानक ऊर्जा को महसूस करते हुए एल्डर ने इस बार अवरुद्ध करने की कोशिश नहीं की क्योंकि उसने वायु और के बीच किसी प्रकार के सम्मिलन मंत्र का इस्तेमाल किया था। आग ने उसे प्रेरित किया और उसकी गति बढ़ा दी, जिसने उसे सफलतापूर्वक चकमा देने में कामयाब रहा। जानवर ने फिर एक बार एयर ब्लेड का इस्तेमाल किया और इस बार बूढ़े आदमी ने चकमा नहीं दे सका और उसका बायां हाथ सीधे कट गया था। लेकिन इस हमले के बाद जानवर ने पंखों के अंदर अपनी वायु ऊर्जा का इस्तेमाल किया और पानी की कमी के कारण यह आंतरिक भी अव्यवस्थित हो गया, जिससे जानवर आसमान से गिर गया। तालाब अभी भी भयानक बिजली की ऊर्जा से भरा हुआ था और तालाब में गिरने के बाद जानवर तुरंत घुल गया। पवित्र बादल पक्षी पर बैठे हुए समूह को देखते हुए बूढ़ा जोर से सांस ले रहा था। फिर बोला, आप चाहते हैं कि मैं उस व्यक्ति के साथ लड़ाई करूं जिसने इस जानवर को बनाया है? क्या आप ऐसा करके मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं? बूढ़ा उस समूह की ओर दहाड़ा जिसने उन्हें उनकी अचंभे से बाहर निकाल दिया। महिला, बुजुर्ग और अन्य लोग शब्द सुनकर कांपने लगे। परम बड़े एल्डर, कृपया शांत हो जाए, हम नहीं जानते थे कि वह बालक इतनी भयानक शक्तियों वाला व्यक्ति था। बूढ़ा आदमी थोड़ी देर बाद शांत हुई और डर के मारे बुदबुदाया, यहाँ तक कि पैलेस मास्टर के पास भी इतनी शक्तिशाली ऊर्जा नहीं है कि वह इस तरह का जानवर बना सके जिससे कि वह माई लाइट बैरियर को 1 सेकंड में तोड़ दे। उसने एक बार फिर समूह की ओर देखा और काले चेहरे के साथ कहा, हमें इस मामले की रिपोर्ट पैलेस मास्टर को देनी चाहिए। आप सभी मेरे साथ आएं और उस युवक के साथ अपनी मुलाकात के बारे में हर एक विवरण का विवरण दें, कुछ भी न छोड़ें, समझें? उनमें से 6 जो पवित्र मेघ पक्षी थे, भयभीत होकर सिर हिलाया। ये देखकर बड़े बुजुर्ग ने ठहाका लगाया और कहा, चलो चलते हैं। उसके बाद वह अपने पवित्र बादल पक्षी पर बैठ गया और उड़ गया और उसके पीछे पीछे अन्य लोग भी। वैभव गुफा में लौटने के बाद जहां रहस्यमय पेड़ था, वह बैठ गया और सोचा कि कौन सा नया मंत्र बनाया जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही वह अपने विचारों के बीच में था, 4 पंखों वाले तूफान बाघ के साथ उसका संबंध अचानक टूट गया। वैभव अपने विचारों से बाहर निकल गया और वह बुदबुदाया, लगता है कि 4 पंखों वाला तूफान बाघ मर चुका है। वह उठ खड़ा हुआ और स्थिति का जायजा लेने के लिए बाहर चला गया। तालाब के ऊपर तैरते हुए इधर उधर देखते हुए वैभव को कोई नहीं मिला। भ्रमित होकर उसने सोचा, इसे मारकर वे भाग गए। क्या वह लोग इतना डरपोक है, बिल्कुल एक चूहे की तरह जो बिल्ली को देखकर भाग जाता है। उद्धरण। वैभव ने फिर 8 रून को सक्रिय किया और 1 और 4 पंखों वाला तूफान टाइगर बनाया, लेकिन इस बार उसने जिस जानवर को बुलाया वह पिछले एक की तुलना में अधिक शक्तिशाली था। हालांकि इसका आकार केवल आधा बढ़ा, इसकी ऊर्जा अधिक कॉम्पैक्ट थी और उसने 3 बार से अधिक खपत की ऊर्जा समुद्रों से ऊर्जा की पिछली मात्रा में।
उस जानवर को देखकर जिसे उसने जादू किया था, वैभव ने संतोष के साथ सिर हिलाया। अच्छा, इस बार मुझे विश्वास है कि यह इतनी आसानी से मारा नहीं जाएगा। इसके बाद वह वापस तालाब में चला गया। कहीं ओरिजिन फॉरेस्ट के अंदर एक विशाल थंडर फायर ईगल पर दो आदमी बैठे थे, एक यंग और एक बूढ़ा। बूढ़ा व्यक्ति का चेहरा पीला पड़ गया था और उसका बायां पैर घुटने से कट गया था, और छोटे ने चिंतित दृष्टि से पूछा, गुरु, क्या वे अब भी हमारे पीछा करेंगे? बूढ़े ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, जब तक मैं अपने पैर के अंदर की लकड़ी और काली ऊर्जा को बाहर नहीं निकाल सकता, वे मुझे ट्रैक कर पाएंगे। वह छोटा जो उम्र के समान लग रहा था, ये सुनकर वह दुखी हो गया और कहा, मास्टर, मुझे दुख है, अगर मेरे तेजी से मजबूत होने की जादू से संबंध नहीं होते तो आप मुझे उस जगह पर नहीं लाते। बूढ़े ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, जब तक मैं अपने पैर के अंदर की लकड़ी और काली ऊर्जा को बाहर नहीं निकाल सकता, वे मुझे ट्रैक कर पाएंगे। वह छोटा जो उम्र के समान लग रहा था, ये सुनकर वह दुखी हो गया और कहा, मास्टर, मुझे दुख है, अगर मेरे तेजी से मजबूत होने की जादू से संबंध नहीं होते तो आप मुझे उस जगह पर नहीं लाते। बूढ़े ने आहें भरते हुए कहा, अब और कुछ मत कहो, किसने उम्मीद की होगी कि मैं वहां अपने दुश्मनों से मिलूंगा। वे दोनों से मेरा कोई मुकाबला नहीं था, क्योंकि पहले वे टियर-1 एलिमेंटल ओवरलॉर्ड थे जबकि मैं टियर-2 एलिमेंटल ओवरलॉर्ड था, लेकिन अब मैं अभी भी टियर 2 में हूं जबकि वे दोनों भी टियर 2 एलिमेंटल ओवरलॉर्ड तक पहुंच चुके हैं। युवक ने बोलना बंद कर दिया, लेकिन वह फिर भी कुछ हद तक जिम्मेदार महसूस कर रहा था। ये जोड़ी कोई और नहीं बल्कि थंडर फायर वैली के वैली मास्टर और समर्थ, जो वैभव के सबसे अच्छे दोस्त थे। समर्थ एलिमेंटल मास्टर के शिखर पर पहुंच गया था और जब तक वह अपने साइकिक दायरे को खोलता है, तब तक वह उस बाधा को पार कर सकता था और फिर वह अपनी एलिमेंटल एनर्जी को परिष्कृत करना शुरू कर सकता था और एलिमेंटल मैच बन सकते थे। लेकिन उनकी स्थिति वर्तमान में बहुत गंभीर थी। जबकि द वैली मास्टर समर्थ को एक ऐसे स्थान पर ले गया जहां अराजक अंतरिक्ष ऊर्जा प्रचुर मात्रा में थी, उन्हें वैली मास्टर के शत्रुओं का सामना करना पड़ा और उन्होंने उन पर हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप वैली मास्टर की चोट और उनकी वर्तमान स्थिति थी। दूसरी तरफ वैभव अंत में एक नए मंत्र के बारे में सोचा जिसे वह बनाना चाहता था, लेस देन डार्क बबल्स ग्रेटर दैन। डार्क एलिमेंट में अन्य तत्वों के खिलाफ बहुत प्रतिरोध होता है और यह अपनी शक्ति के कारण अन्य तत्वों को भी कमजोर कर सकता है। वैभव ने जिस लेस देन डार्क बबल्स ग्रेटर दैन मंत्र के बारे में सोचा वह एक हाइब्रिड मंत्र था और इसका उपयोग रक्षा और हमले के लिए किया जाता था। जब वैभव बचाव करना चाहता है तो वह उसे और उसके सहयोगियों को घेरने के लिए एक बड़ा डार्क बबल बना सकता है, जिसके परिणामस्वरूप एक लेस देन डार्क बैरियर ग्रेटर दैन हो सकता है, और हमला करने के लिए वह छोटे लेकिन तेज और शक्तिशाली लेस देन डार्क बबल्स ग्रेटर दैन को भी शूट कर सकता है। स्पेल रून के साथ, उसे केवल एक विचार की आवश्यकता होती है ताकि स्पेल रन को उसकी आज्ञा के अनुसार एक स्पेल बनाने दिया जा सके। उदाहरण के लिए, यदि वह लेस देन डार्क बैरियर ग्रेटर दैन को कमांड करता है तो स्पेल रून डार्क एनर्जी का एक बड़ा बुलबुला बनाएगा, और यदि वह लेस देन डार्क को कमांड करता है बबल्स ग्रेटर दैन, द स्पेल रन डार्क बबल्स बनाएगा। वैभव ने फिर बहुत कम मात्रा में डार्क एनर्जी को नियंत्रित किया और उसे घेरने वाले एक छोटे से अवरोध को बनाने के लिए उसे नियंत्रित किया, और उसके बाद उसने एक बार फिर से कुछ ऊर्जा का उपयोग किया और डार्क बबल बनाने के लिए इसे नियंत्रित किया। ये देखकर कि उनका मंत्र सफल रहा, इसके लिए स्पेल रून बनाने की प्रक्रिया शुरू की। उसने शेष रहस्यवादी ऊर्जा से एक और टुकड़ा काट दिया और इसे एक गहरा रंग देने से पहले एक पत्थर में बदल दिया और उसमें कुछ बुलबुले सफ़ेद चमक के साथ खींचे। फिर उन्होंने पिछली बार की तरह ही प्रक्रिया की और सफलतापूर्वक एक और स्पेल रून का गठन किया, लेस देन डार्क बबल्स ग्रेटर दैन। वैभव यही नहीं रुका और वह पहले से ही एक और मंत्र के बारे में सोच रहा था। इस बार वैभव एक कॉम्बो स्पेल बनाना चाहता था। लंबे और कठिन सोचने के बाद वैभव ने अंत में वायु और अग्नि के संयोजन के साथ एक जादू बनाने का फैसला किया। लेस दैन आग तूफान ग्रेटर दैन। वैभव ने कुछ अग्नि ऊर्जा का उपयोग करके उसमें आग लगाने से पहले उसे बवंडर की तरह घूमने के लिए नियंत्रित करने से पहले थोड़ी मात्रा में वायु ऊर्जा ली। उसने अपनी हथेली पर एक छोटा बवंडर बनाया। चूंकि वायु आग का दहन कर सकती थी और भी अधिक शक्ति ला सकती थी,
वे एक दूसरे के लिए उपयुक्त थे। इस समय वैभव के हाथ में एक छोटा नारंगी बवंडर आग की लपटों से भरा घूम रहा था। ये देखने के बाद कि वह इस मंत्र को बनाने में सफल हो गया है, उसने तुरंत मिस्टिक एनर्जी से एक और टुकड़ा काट दिया और इसे हल्का नारंगी रंग देने से पहले इसे पत्थर में बदल दिया और इसके चारों ओर लाल लपटों के साथ एक सियान रंग का बवंडर खींचा। फिर वह स्टोन के अंदर जादू को तराशने के लिए आगे बढ़ा और इसे स्पेल रून ऑफ फायर टॉर्नेडो में बदल दिया। इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद वैभव ने रहस्यवादी ऊर्जा को ध्यान से देखा और निष्कर्ष निकाला कि वह इस ऊर्जा के साथ केवल 2 और मंत्र ही बना पाएगा। वैभव ने कुल 5 रन बनाए, लेस देन फायरबॉल ग्रेटर दैन, लेस देन लाइटनिंग स्पीयर ग्रेटर दैन, ए बी स्टार्ट, लेस देन डार्क बबल्स ग्रेटर दैन और लेस देन फायर टॉर्नेडो ग्रेटर दैन। मेरे पास अटैक मंत्र और एक रक्षा मंत्र है, मेरे पास जो कमी है वह है उपयोगिता मंत्र। कुछ समय तक इसके बारे में सोचने के बाद वैभव ने एक फ्लाइंग विंग स्पेल बनाने के बारे में सोचा। उनके द्वारा डिज़ाइन किए गए विंग्स को एयर और लाइटनिंग की आवश्यकता होगी और इसे लेस देन लाइटनिंग एरियल विंग्स ग्रेटर दैन नाम दिया जाएगा। फिर उसने कुछ वायु और लाइटनिंग की ऊर्जा निकाली और पंखों की एक जोड़ी बनाई जो रोलर पक्षी के पंखों के समान थी। वैभव ने इस पक्षी को अपने पिछले जन्म में देखा था जब वह पृथ्वी पर था और उसे विशेष रूप से इस पक्षी के पंख पसंद थे। वैभव ने वायु तत्व के साथ बाएं पंख और लाइटनिंग के तत्व के साथ दाएं पंख बनाया। इस तरह वह तेजी से उड़ सकता है और वायु और लाइटनिंग स्वाभाविक रूप से तेज होती है जबकि पंखों के भीतर ऊर्जा को तेजी से उड़ने के लिए सक्रिय करती है। अपनी पीठ के पीछे पंख बनाने के बाद वह धीरे धीरे गुफा के चारों ओर उड़ान भरी, लेकिन वह अपने जादू की सही सीमा का अनुमान नहीं लगा सका, इसलिए वैभव बाहर चला गया और बेतरतीब दिशा में उड़ गया। इस बार मैं पंखों की गति और डार्क बबल्स के हमले और रक्षा की कोशिश करूंगा। वैभव ने फिर ऊर्जा को सक्रिय करके गति दी और तारांकन बूम, तारांकन। उसने ध्वनि अवरोध को आसानी से तोड़ दिया और गति अभी भी बढ़ रही थी। अपनी पीठ के पीछे पंख बनाने के बाद वह धीरे धीरे गुफा के चारों ओर उड़ान भरी, लेकिन वह अपने जादू की सही सीमा का अनुमान नहीं लगा सका, इसलिए वैभव बाहर चला गया और बेतरतीब दिशा में उड़ गया। इस बार मैं पंखों की गति और डार्क बबल्स के हमले और रक्षा की कोशिश करूंगा। वैभव ने फिर ऊर्जा को सक्रिय करके गति दी और तारांकन बूम, तारांकन। उसने ध्वनि अवरोध को आसानी से तोड़ दिया और गति अभी भी बढ़ रही थी। गति बढ़ाते हुए वह सीधे 10 मिनट तक उड़ता रहा, लेकिन अचानक रुक गया और उसे अपने सामने ऊर्जाओं का एक शक्तिशाली टकराव महसूस हो रहा था। एक सेकंड के लिए सोचने के बाद वैभव ने स्थिति की जांच करने का फैसला किया और उसने अपनी सांस धीमी कर दी और चुपचाप आगे बढ़ते हुए अपने पंखों को वापसी ले लिया। जिस कारण से वह सावधान हो रहा था वह ये था कि वह जिस ऊर्जा का टकराव महसूस कर रहा था वह एलिमेंटल आर्कमेज के पास मौजूद एलिमेंटल एनर्जी से कहीं अधिक शक्तिशाली था। जैसे ही वैभव लड़ाई के करीब पहुंचा, उसने आखिरकार उन लोगों को देखा जो लड़ रहे थे और जैसे ही उसने उनके चारों ओर देखा, उसका चेहरा अचानक गंभीर गया। वह व्यक्ति जो मुश्किल से लोगों के खिलाफ बचाव कर रहा था और एक अन्य व्यक्ति जो चिंतित चेहरे के साथ उड़ते हुए जानवर पर खड़ा था। वैभव वहां से भागना चाहता था लेकिन उसने अपनी इच्छा को दबा दिया और स्थिति का आकलन किया। उसने एक गहरी सांस ली और सोचते हुए चौंक गया, वह समर्थ है और वह बूढ़ा उसका मालिक है। वह बूढ़ा कभी भी नीचे जाएगा और मुझे संदेह है कि वे समर्थ को छोड़ देंगे और उनके दुश्मन 2 मौलिक योद्धा हैं। मुझे चुपके से उन पर हमला करना होगा क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं उनसे मुकाबला कर सकता हूं या नहीं। उद्धरण। अपनी कार्रवाई का फैसला करने के बाद वैभव ने तुरंत 2 लेस देन बिजली के भाले ग्रेटर देन बुलाए और अपनी शारीरिक शक्ति को खत्म करने से पहले उनमें से एक को अपने दाहिने हाथ में पकड़ लिया और दुश्मन की ओर फेंक दिया, जो जल तत्व मंत्र के साथ हमला कर रहा था और वह दुश्मन बहुत कठिनाई दे रहा था वैली मास्टर को और उनके पानी के हमले वैली मास्टर के फायर डिफेंसिव मंत्रों पर प्रभावी थे। दूसरा दुश्मन लड़ाई को संभालने और पीछे हटने के रास्ते को सील करने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही दुश्मन एक और वाटर के जादू के साथ हमला करने जा रहा था, उसका चेहरा अचानक गंभीर गया और चकमा देने की कोशिश की, लेकिन भाले में इस बार लाइटनिंग की ऊर्जा की 3 पूरी बूंदें केंद्रित थीं और वैभव ने भी इसे पूरी ताकत से फेंक दिया था और अपनी गति को और बढ़ा दिया था।
उसने भाले की पूंछ पर लाइटनिंग की ऊर्जा को सक्रिय किया था। तो दुश्मन बिल्कुल भी चकमा नहीं दे सका और भाले सीधा उसकी छाती में जाकर लगा, और वह कौर खून उगलना शुरू कर दिया और इससे पहले कि वह स्थिर हो पाता, भाला बिजली की धाराओं में बदल गया और वहां कहर बरसाते हुए उसके शरीर के अंदर घुस गया। कुछ सेकंड के बाद उन्होंने अपनी आखिरी सांसें लीं। यह नज़ारा सभी अपनी आंखें फाड़ फाड़ देख रहा था। हर कोई वहां स्तब्ध खड़ा था क्योंकि वे समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे एक मौलिक योद्धा की मृत्यु इस तरह हुई। वास्तव में सिर्फ वे लोग ही नहीं स्तब्ध था, बल्कि वैभव भी था। अचंभे से बाहर निकलने वाला पहला दुश्मन था जो पहले वैली मास्टर को रोकने के लिए डाक और वुड स्पेल का इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन उसने बदला लेने के लिए वैभव पर हमला नहीं किया और न ही अपने साथी के शरीर की ओर गया। उसने अपनी क्षमता के अनुसार जितनी जल्दी हो सके दौड़ने के लिए हर चीज़ का इस्तेमाल किया। उनके भागने की वजह ने दूसरों को भी उनकी दिग्भ्रमित अवस्था से बाहर निकाला। वैभव ने तुरंत दूसरा भाला पकड़ा और अपनी पूरी ताकत से उस आदमी की ओर फेंक दिया जो दौड़ रहा था। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, वह भी भाले से मारा गया और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। खैर, वह दहशत में यहाँ से भाग रहा था, इसलिए कोई रास्ता नहीं था कि वह अपनी पीठ के पीछे के हमले को चकमा दे सके। वैली मास्टर ने वैभव को प्रणाम किया और कृतज्ञता में कहा, जीवन रक्षक, हमारी मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? वैभव ने लापरवाही से जवाब दिया, हाँ, आपको मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, आखिर आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त के मास्टर हैं। इतना कहने के बाद वैभव ने एक वाटर का छींटा बनाया और हैरान समर्थ के सामने प्रकट हुए। ठीक है समर्थ। समर्थ के होंठ कांप रहे थे जैसा कि अविश्वास के साथ कर्कश आवाज में कहा, अरे यार, क्या तुम सच में वैभव हो? मैं सपना नहीं देख रहा हूं, है ना? वैभव ने मुस्कुराहट के साथ सिर हिलाया। समर्थ दौड़कर वैभव के पास गया और उसे गले से लगा लिया और कांपती हुई आवाज में उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। भाई, मुझे लगा कि आज मेरा आखिरी दिन होगा और मैं आपसे नहीं मिल पाऊंगा। वैभव हंसा और जैसे ही वह कुछ कहने वाला था, उसने देखा कि समर्थ में कुछ गड़बड़ है। उसने उसे अपने आलिंगन से बाहर निकाला और उसके चेहरे की ओर देखा कि वह बेहोश हो गया है। ध्यान से देखने पर वैभव ने देखा कि समर्थ कुछ मानसिक ऊर्जा को बाहर कर रहा था, बहुत कम मात्रा में। वैली मास्टर, जो दोनों के बीच की बातें सुनकर चौंक गए थे, पहले ही समर्थ के सामने आ गए और एक मुस्कान के साथ कहा जिसमें उनके शिष्य के लिए वास्तविक खुशी थी, ऐसा लगता है कि समर्थ ने अपना मानसिक क्षेत्र खोल दिया। वैभव ने भी ये सुनकर सिर हिलाया और फिर गंभीर चेहरे के साथ वैली मास्टर से कहा, समर्थ की देखभाल करने के लिए धन्यवाद वैली मास्टर। वैली मास्टर, जो दोनों के बीच की बातें सुनकर चौंक गए थे, पहले ही समर्थ के सामने आ गए और एक मुस्कान के साथ कहा जिसमें उनके शिष्य के लिए वास्तविक खुशी थी, ऐसा लगता है कि समर्थ ने अपना मानसिक क्षेत्र खोल दिया। वैभव ने भी ये सुनकर सिर हिलाया और फिर गंभीर चेहरे के साथ वैली मास्टर से कहा, समर्थ की देखभाल करने के लिए धन्यवाद वैली मास्टर। वैली मास्टर ने सिर हिलाया और कहा, समर्थ मेरा छात्र है और वह भी अब मेरे बेटे की तरह है। हम लगभग 2 साल से यात्रा कर रहे हैं। लेकिन इतना कहकर वैली मास्टर का चेहरा गंभीर हो गया और बोला, पर क्या तुम सच में उसके दोस्त हो? 18 साल की उम्र में तुम्हारे पास इतनी शक्तियां कैसे हो सकती हैं? दरअसल द वैली मास्टर को अभी भी यह विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे संभव है, एक 18 वर्षीय एलिमेंटल ओवरलॉर्ड। ऐसी उपलब्धि हासिल करना इतना आसान कब से हो गया? वैभव ने लापरवाही से स्वर में कहा, यह असंभव क्यों नहीं है? वहाँ अनगिनत प्रतिभाएं हैं जो मेरी उम्र में मुझसे भी अधिक शक्तिशाली हैं। ये दुनिया, या मुझे कहना चाहिए कि यह ग्रह, वास्तव में तुलना में धूल का एक कण है वहाँ बाहर की विशाल दुनिया के लिए। उद्धरण चिन्ह। वैली मास्टर का चेहरा अचानक गंभीर गया, फिर उसने कुछ सोचा और कहा, मैं वास्तव में एक खंडहर में ठोकर खा गया हूँ जहाँ मुझे जानकारी मिली कि वहाँ अनगिनत दुनियाएं हैं और हमारी दुनिया वास्तव में एक बहुत पिछड़ी जगह है। मैंने हमेशा सोचा है कि यह मूर्ख लोगों द्वारा बताई हुई बकवास है, लेकिन वास्तव में ये सच है। इसका मतलब है। और आगे कुछ नहीं बोला। फिर वह रुककर वैभव की ओर अविश्वास से देखा और स्तब्ध स्वर में कहा, क्या आप एक अधिक शक्तिशाली दुनिया से एक शक्तिशाली का पुनर्जन्म हैं? उसकी की बातें सुनकर वैभव स्तब्ध रह गया।
वह भी नहीं जानता था कि वह किस बारे में बात कर रहा था, लेकिन पुनर्जन्म का हिस्सा सच था, सिवाय इसके कि वह कोई शक्तिशाली व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक सामान्य हाई स्कूल का छात्र था। वैभव ने अपने सदमे को दबाते हुए एक आश्चर्यजनक अभिव्यक्ति के साथ बोला, ओह ऐसा भी होता है, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आप किस शक्तिशाली दुनिया के बारे में बोल रहे। लेकिन मैं शक्तिशाली दुनिया से नहीं आया हूँ और मेरा कोई पुनर्जन्म नहीं है, मैं इसी दुनिया का हूँ। उद्धरण। फिर वैभव ने पूछा, आप इस स्थिति में कैसे आए? वैली मास्टर ने तुरंत सब कुछ बताया कि कैसे वे अराजक अंतरिक्ष ऊर्जा के साथ उस स्थान की ओर गए और वे यहाँ कैसे इस खतरे में पड़ गए। ये सुनकर कि अंतरिक्ष ऊर्जा की एक बहुतायत के साथ एक जगह है, फिर वैभव ने सोचा, अंतरिक्ष तत्व जोड़ने का समय मुझे लगता है। लेकिन पहले वैभव ने उससे पूछा, अभी आपकी क्या योजनाएं हैं? वैली मास्टर मुस्कुराया और कहा, इससे पहले कि यह स्थिति अपरिवर्तनीय हो जाए, मुझे अभी भी अपना पैर ठीक करना है, इसलिए मैं आपको और समर्थ को उस स्थान पर छोड़ दूंगा जहां अंतरिक्ष ऊर्जा है। मैं अपने पैर का इलाज करके वापस आऊंगा, तो तुमको कोई आपत्ति नहीं है ना? वैभव ने खुशी से सिर हिलाया क्योंकि वह भी वहां जाना चाहता था। हाँ, हम वहां प्रशिक्षण लेंगे क्योंकि मुझे भी अंतरिक्ष ऊर्जा की कुछ ज़रूरतें हैं। वैली मास्टर ने राहत की सांसें ली और सोचा, वैभव के साथ समर्थ को कुछ नहीं होगा। मेरे एक दोस्त है, वह भी तुम्हारे थंडरफायर वैली की शिष्या है। ऐसा लगता है कि उसे धमकाया जा रहा था और न्याय भी नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं उसे अपने साथ यहाँ ले आया। वैली मास्टर ने सिर हिलाया और एक मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, मैं थंडरफायर वैली में वापस आने के बाद उसके मुद्दों का समाधान करूंगा। सिर हिलाते हुए वैभव ने लापरवाही से कहा, ठीक है, आप उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। वह बुरी नहीं है क्योंकि उसके पास दो मौलिक समानताएं हैं, वाटर और लाइटनिंग। वैली मास्टर कहने से पहले एक सेकंड के लिए झिझके, फिर कहा, ये ठीक है, कोई बात नहीं। उसकी बात सुनकर वैभव ने सोचा, मैंने उससे जो वादा किया था अब वह पूरा होगा। उद्धरण। चूंकि वह अभी मेरे साथ नहीं है, इसीलिए जाने से पहले मैं उसे लेने जाता हूँ। ये कहते हुए वैभव ने अपने 8 रून का इस्तेमाल किया और द 4 विंग्ड हरिकेन बीस्ट के ऊपर बैठ गया। उद्धरण चिन्ह। जादुई जानवर को देखकर द वैली मास्टर चौंक गया, ऐसी शुद्ध और शक्तिशाली ऊर्जा। मुझे संदेह है कि Tier-3 एलिमेंटल ओवरलॉर्ड के पास ऐसी शुद्ध और शक्तिशाली ऊर्जा नहीं होगा, जैसा कि एक शक्तिशाली दुनिया के एक विशेषज्ञ जादूगर से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं ऐसी जगह जा पाऊंगा। उद्धरण। वैली मास्टर को अभी भी लग रहा था कि वैभव एक शक्तिशाली दुनिया से है और वह सच बताना नहीं चाहता है, इसीलिए वैली मास्टर ने वैभव से उस बारे में और कुछ नहीं पूछा। तुम किसके लिए इंतजार कर रहे हो? जल्दी करो। 2 दुश्मनों से लाइटनिंग स्पीयर इकट्ठा करने के बाद वैभव ने कहा। आवाज सुनकर द वैली मास्टर अपनी सोच से बाहर निकल आया और अपने जानवर को बुलाया जिस पर समर्थ सो रहा था और वैभव का पीछे पीछे चलने लगा। ... 20 मिनट के बाद वे अंत में तालाब पर पहुंचे और वैभव तालाब के अंदर चला गया। तालाब से बाहर आने के बाद राधिका थंडरफायर ईगल पर लोगों को देखकर वह चौंक गई और उसने वैभव से कहा, वैभव, वैली मास्टर तुमको सम्मान देता है और तुम दोनों के बीच क्या हुआ था? क्योंकि राधिका को संदेह था कि शायद वैभव उससे लड़ा होगा और वैली मास्टर वैभव से हार गया होगा क्योंकि वह वैभव की कर्तव्य से वाकिफ था। वैली मास्टर ने हाथ हिलाया और दया से बोला, मैंने सुना है कि घाटी में आपके साथ अन्याय हुआ है, लेकिन आपको अब इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब से आप मेरे दूसरे प्रत्यक्ष शिष्य होंगे और कोई भी तुमको परेशान करने की हिम्मत करेगा। वैली मास्टर के बोलने के बाद वैभव ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, मैंने अपना वादा पूरा कर लिया है और अब से आपको फिर से धमकाया नहीं जाएगा। वैली मास्टर ने हाथ हिलाया और दया से बोला, मैंने सुना है कि घाटी में आपके साथ अन्याय हुआ है, लेकिन आपको अब इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब से आप मेरे दूसरे प्रत्यक्ष शिष्य होंगे और कोई भी तुमको परेशान करने की हिम्मत करेगा। वैली मास्टर के बोलने के बाद वैभव ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, मैंने अपना वादा पूरा कर लिया है और अब से आपको फिर से धमकाया नहीं जाएगा। राधिका ने सिर हिलाया क्योंकि राधिका स्थिति को समझ नहीं पा रही थी, लेकिन
वह खुशी महसूस नहीं कर सकती थी, यहाँ तक कि उसके सबसे परेशान करने वाले मामले को हल कर दिया गया था और वह वैली मास्टर की प्रत्यक्ष शिष्या बन गई थी। उसकी स्थिति देखकर वैली मास्टर ने सोचा, वह चौंक गई होगी कि मैंने उसे प्रत्यक्ष शिष्य के रूप में स्वीकार किया। मुस्कुराते हुए वैली मास्टर ने कहा, मुझे गुरु शिष्य का समारोह आयोजित करना होगा ताकि आप मेरे साथ घाटी में आएं जब मैं वैभव और समर्थ को एक निश्चित स्थान पर छोड़ दूं। राधिका ने सर्फ सिर हिलाया और वह वैभव के जादुई जानवर पर बैठ गई। बाद में उन्होंने एक निश्चित दिशा में उड़ान भरी, फिर वैभव ने थंडर फायर ईगल का पीछे पीछे जाने लगा। पूरी गति से सीधे 6 घंटे तक उड़ान भरने के बाद वे अंततः में अराजक अंतरिक्ष ऊर्जा की प्रचुरता के स्थान पर पहुंचे। अंतरिक्ष ऊर्जा इस पर्वत अराजक तरीके से घिरी हुई थी, विशेष रूप से पर्वत के मुहाने के आसपास। अराजक कहे जाने का कारण उनके सामने तमाशा था। हालांकि पहाड़ को छोड़कर अंतरिक्ष में बहुत सारी ऊर्जा थी, लेकिन खतरा स्पष्ट था क्योंकि भयानक स्थानिक विदर और ब्लेड हर जगह बेतरतीब ढंग से पॉपिंग कर रहे थे। वैभव के मानसिक क्षेत्र के अंदर का काला भंवर पहले से ही आसपास की अंतरिक्ष ऊर्जा से सार ऊर्जा को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। वहां पहुंचकर द वैली मास्टर ने कहा, ठीक है, हम उस स्थान पर पहुंच गए हैं। अब मैं वापस जाऊंगा और समारोह की तैयारी करने से पहले अपनी चोट का इलाज करूंगा, इसके बाद मैं यहां वापस आऊंगा। वैभव ने सिर हिलाया और कहा, यदि आपके इलाज और अन्य योजनाओं में 25 दिन से अधिक समय लगता है तो आपको वापस आने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर हम थंडर फायर वैली में वापस लौट जाएंगे और मुझे वहां कुछ मामलों में ध्यान देना है। वैभव यह नहीं कह सकता कि वह उनके विजित खतरे के क्षेत्र में घुसना चाहता था। भले ही उसने पूछा हो, घाटी मास्टर संभवतः उस स्थान पर अपने प्रवेश से इनकार नहीं करेगा। ये देखने के बाद कि उसका गुरु चला गया है, समर्थ ने अपने चेहरे पर उत्साह के साथ वैभव की ओर रुख किया और कहा, अरे भाई, आप व्यावहारिक रूप से अब दुनिया के सबसे मजबूत लाइटनिंग शक्तिशाली जादूगरों में से एक हैं। ऐसा लगता है कि मुझे और अधिक मेहनत करनी होगी, अन्यथा हम ऐसे काम नहीं कर पाएंगे जैसे हम एक साथ करते थे। वैभव हंसा और कहा, चिंता मत करो, मुझे यकीन है कि तुम सबसे मजबूत लाइटनिंग शक्तिशाली जादूगरों में से एक बन जाओगे। अभी ग्रे अशुद्धता को साफ करने पर ध्यान दो। ये कहने के बाद वैभव को अचानक एक विचार आया, ठीक है, मुझे आपके मानसिक क्षेत्र में प्रवेश करने दो, मैं कुछ कोशिश करना चाहता हूं। अगर यह काम करता है तो आप ग्रे अशुद्धियों को तेजी से साफ कर पाएंगे। अपनी आंखें बंद करते हुए समर्थ ने सिर हिलाया क्योंकि उसे अपने दोस्त पर पूरा भरोसा था। वैभव ने तब समर्थ के हाथ को पकड़ा, फिर उसने अपनी मानसिक ऊर्जा को समर्थ के मानसिक क्षेत्र में इंजेक्ट किया ताकि वह उसके लिए ग्रे अशुद्धता को साफ कर सके। वैभव ने समर्थ के मानसिक क्षेत्र के अंदर अपनी मानसिक ऊर्जा के साथ एक इरेजर बनाया और फिर ग्रे अशुद्धियों को मिटाने की कोशिश की, लेकिन ये काम नहीं किया। ग्रे अशुद्धियों को उसने कितना भी रगड़ा, वह एक बार भी साफ नहीं हुआ। कुछ देर सोचने के बाद वैभव ने अपनी शेष रहस्यवादी ऊर्जा से एक टुकड़ा निकाला और समर्थ के मानसिक दायरे के अंदर की धूसर अशुद्धता को दूर करने की कोशिश करने से पहले इसका उपयोग करके एक इरेजर का रूप दिया। फिर इरेजर ने सफलतापूर्वक काम किया। केवल एक छोटे आकार के इरेजर के साथ वैभव ने इरेजर का उपयोग करके समर्थ के मानसिक दायरे के अंदर ग्रे अशुद्धता के आधे हिस्से को साफ कर दिया। ऐसा करने के बाद उन्होंने अपनी मानसिक ऊर्जा को समर्थ के मानसिक क्षेत्र से वापस ले लिया। समर्थ अपनी मानसिक ऊर्जा में उछाल देखकर दंग रह गया और उसने कहा, पवित्र शतारानकंती भाई, क्या आप असली हैं? हा, मुझे भी उम्मीद नहीं था कि मैं सफल हो जाऊंगा। अब इतनी मानसिक ऊर्जा के साथ आप अपना खुद का एक बड़ा इरेजर बना सकते हैं और बाकी की अशुद्धता को अधिकतम 15 दिनों में साफ कर सकते हैं। बाद में वैभव ने अपनी लकड़ी की ऊर्जा और पृथ्वी की ऊर्जा के साथ 2 शिविर बनाए, फिर वे दोनों बैठ गए और प्रशिक्षण शुरू कर दिया। समर्थ ने धूसर अशुद्धियों को साफ करना शुरू कर दिया, जबकि वैभव के पास करने के लिए कुछ नहीं था क्योंकि काला भंवर स्वतः ही अंतरिक्ष तत्व के सार को अवशोषित कर सकता है। वह काले भंवर को भी शक्ति नहीं दे सकता क्योंकि अगर उसने ऐसा किया और कोई यहाँ आया तो समर्थ अपना बचाव नहीं कर पाएगा, जैसा कि उसके लिए ठीक नहीं है।
फिर वैभव ने सोचा, इतने सारे तत्वों द्वारा अपने शरीर को परिष्कृत करने के बाद मुझे संदेह है कि क्या अब चोट भी लग सकती है या नहीं। जब तक कि निश्चित रूप से दूसरा पक्ष बहुत शक्तिशाली मंत्रों का उपयोग नहीं करता है तब तक मेरे पास अंतरिक्ष और प्रकाश तत्वों की तरह प्रतिरोध नहीं होगी। लेकिन सौभाग्य से 10 दिन बीत गए और कोई भी उनके लिए यहाँ परेशानी करने नहीं आया। वे जादुई जानवर का शिकार करके खा सकते थे, इसलिए यहाँ भी भोजन की कमी नहीं थी। इन 10 दिनों में समर्थ ने अपनी 75% धूसर अशुद्धियों को साफ कर दिया और वैभव ने आखिरी स्पेल रून में भी एक नया जादू रचा। इसके साथ ही उसके पास अब कोई रहस्यवादी ऊर्जा नहीं बची थी। वैभव ने जो मंत्र बनाया वह भी एक संयुक्त मंत्र था जिसे लेस दैन असंख्य जेल ग्रेटर दैन के रूप में जाना जाता। इन 10 दिनों में समर्थ ने अपनी 75% धूसर अशुद्धियों को साफ कर दिया और वैभव ने आखिरी स्पेल रून में भी एक नया जादू रचा। इसके साथ ही उसके पास अब कोई रहस्यवादी ऊर्जा नहीं बची थी। वैभव ने जो मंत्र बनाया वह भी एक संयुक्त मंत्र था जिसे लेस दैन असंख्य जेल ग्रेटर दैन के रूप में जाना जाता था। वैभव ने ऑल एलिमेंटल सीज को इस रून स्पेल से जोड़ा और एक ही कमांड से वह अपनी पसंद की जेल का निर्माण कर सकता है। अगर वह फायर एलिमेंटल जादूगर को फंसाना चाहता है तो वह वाटर जेल का इस्तेमाल कर सकता है। यदि दुश्मन के पास कई तत्व हैं तो वह कई तत्वों के साथ जेल का उपयोग भी कर सकता है और उन्हें ढेर कर सकता है। जेल एक चौकोर बॉक्स के आकार में आता है जिसमें कहीं भी कोई अंतराल नहीं है। वैभव ने भी उस पर 2 राक्षसों को रखकर उसे कैद कर लिया, लेकिन उनका विशिष्ट उपयोग भी था क्योंकि वैभव ऊर्जा को दानव के मुंह में इंजेक्ट कर सकता है जिसे तब भेजा जाएगा उनके माध्यम से जेल को अंदर के व्यक्ति को प्रताड़ित करने के लिए जब तक कि वह मर नहीं जाता। वैभव ने ये भी अनुमान लगाया कि ब्लैक वर्लपूल अपने शरीर को परिष्कृत करने और स्पेस क्रिस्टल बनाने के लिए पर्याप्त स्पेस एसेंस इकट्ठा करने से पहले उसे कुछ और दिन लगेंगे। फिर वैभव ने सोचा, यहाँ अंतरिक्ष ऊर्जा वास्तव में बहुत बड़ी मात्रा में है, लेकिन सामान्य लोग उन्हें शांति से अवशोषित नहीं कर सकते हैं क्योंकि अंतरिक्ष ऊर्जा बहुत अराजक है और उन्हें इकट्ठा करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। लेकिन ब्लैक वर्लपूल के साथ ऐसा नहीं है। भले ही अंतरिक्ष ऊर्जा यहाँ अव्यवस्थित है, यह अभी भी इसमें से सार को बहुत आसानी से अवशोषित कर सकती है। 4 दिनों के बाद वैभव को अचानक महसूस हुआ कि उसके शरीर में कुछ प्रवेश कर रहा है और वह तुरंत जान गया कि यह क्या है। लेकिन उसने कोई तैयारी नहीं की और बस शांति से छावनी में बैठ गया। जल्द ही काले भंवर से निकली अजीब ऊर्जा जो चांदी के रंग में आ गई, वैभव के शरीर के अंदर कहर बरसाने लगी और उसे परिष्कृत करने लगी। हर बार की तरह प्रक्रिया पूरी होने से पहले 10 मिनट के लिए वैभव को लकवा मार गया था और उसे वास्तव में पहले जितना दर्द महसूस नहीं हुआ था। इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद वैभव ने अंतरिक्ष ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया और 4 घंटे में अपने मानसिक क्षेत्र से अंतरिक्ष क्रिस्टल को आकर्षित करने के लिए सफलतापूर्वक पर्याप्त अंतरिक्ष ऊर्जा एकत्र की। फिर उसने खड़े होते ही अपने हाथ फैलाए और सोचा, ठीक है, अब स्पेस क्रिस्टल अपने आप आसपास की अंतरिक्ष ऊर्जा को मेरे ऊर्जा क्षेत्र में इकट्ठा कर लेगा और अंतरिक्ष ऊर्जा के तरल संस्करण को निकालने से पहले इसे अवशोषित कर लेगा। उद्धरण। फिर वह समर्थ के शिविर की ओर चला और देखा कि वह वर्तमान में सो रहा है, जिसका अर्थ है कि वह अपनी मानसिक ऊर्जा को पुनः प्राप्त कर रहा है। हमारे पास अभी भी 10 दिन बाकी हैं, मुझे क्या करना चाहिए? उद्धरण। जैसे ही वह सोच रहा था, एक विशाल छाया उतरी। वैभव ने ऊपर देखा और इतना बड़ा जादुई जानवर देखकर हैरान रह गया। ये सबसे बड़ा जादुई जानवर था जिसे उसने इस दुनिया में आने के बाद देखा था। जबकि वैभव और समर्थ अराजक अंतरिक्ष पर्वत पर मूल जंगल में थे। थंडर फायर वैली में काफ़ी कुछ हुआ। वैली मास्टर के इलाज में 8 दिन लगे क्योंकि उन्होंने अपनी चोट के इलाज के लिए दूसरे गुट से लाइट एफिनिटी के साथ पावर हाउस का अनुरोध किया था। फिर उसने सुनील और उसके दादा को दंडित किया, जो एल्डर दिनेश निकला। सुनील को इन थंडर फायर वैली से निष्कासित कर दिया गया था और एल्डर दिनेश को भी पदावनत कर दिया गया था और इन थंडर फायर वैली के एल्डर पद वापसी ले लिए गए थे। स्वाभाविक रूप से उनके परिवार ने फ्लोटिंग आइलैंड में रहने का अधिकार भी खो दिया था। अब वे कभी भी कोर थंडर फायर वैली में वापस नहीं आ सकते हैं जब तक कि दिनेश एक एल्डर मौलिक योद्धा नहीं बन जाता। इसके बाद वैली मास्टर एक और मामले की घोषणा की जिसने लोगों को हैरान कर दिया।
वैली मास्टर एक और प्रत्यक्ष शिष्य को स्वीकार किया और समारोह 2 दिनों की तैयारी के बाद आयोजित किया गया था। समारोह के बाद कई युवा गुरु और कई गुटों के प्रतिभाशाली कोर शिष्य अपने बड़ों के साथ राधिका को अपनी शादी का प्रस्ताव देने आए। थंडर फायर वैली के साथ एक ठोस संबंध बनाने का यह एक अच्छा मौका था, लेकिन राधिका ने उन सभी को ठुकरा दिया। राधिका इस समय अचंभे में थी क्योंकि वह मुख्य महल की सबसे ऊपरी मंजिल पर खिड़की के पास बैठी थी। वैली मास्टर ने आकर उसकी स्थिति को देखा, फिर वह एक आहें भरा और बोला, तुम्हें वैभव के बारे में भूल जाना चाहिए। वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो एक स्थान पर रहेगा, ये दुनिया उसके लिए बहुत छोटी है। वैली मास्टर की बातें सुनकर राधिका का शरीर कांप उठा और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वह आंसू से भरे चेहरे के साथ वैली मास्टर की ओर देखने के लिए मुड़ी और कांपती हुई आवाज में कहा, मुझे पता है, लेकिन मैं इसकी मदद नहीं कर सकती। मैं पहले से ही वैभव के ऊपर एक बोझ बन चुकी थी। जब मैं उसके साथ थी, बस उनकी उपस्थिति ने मुझे इतना सुरक्षित और शांतिपूर्ण महसूस कराया कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे उनके कारनामों में उनके साथ जाने के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अब जब मैं उनसे इतने दिनों से दूर हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है और मैं ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता किसी भी चीज़ पर। वैभव को नहीं दिखती हूँ तो मेरा दिल बेचैन रहता है। उसकी आंखें फिर दृढ़ हो गईं और उसने कहा, गुरु, अगर मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ तो मैं उसके लिए बोझ नहीं हो सकता। कृपया मुझे बताएं कि कैसे जल्दी से मजबूत हो सकता हूँ। मैं किसी भी दर्द को सहन करने या कोई भी जोखिम लेने को तैयार हूँ। उद्धरण चिन्ह। वैली मास्टर हैरान था कि राधिका में वैभव के लिए इतनी मजबूत भावनाएं थीं। फिर उसने कुछ देर सोचा और जवाब दिया, वास्तव में बहुत जल्दी मजबूत होने का एक तरीका है, लेकिन वह एक सेकंड के लिए हिचकिचाया और राधिका के दृढ़ चेहरे को देखने से पहले कहा, लेकिन मरने का 90% है। वैली मास्टर हैरान था कि राधिका में वैभव के लिए इतनी मजबूत भावनाएं थीं। फिर उसने कुछ देर सोचा और जवाब दिया, वास्तव में बहुत जल्दी मजबूत होने का एक तरीका है, लेकिन वह एक सेकंड के लिए हिचकिचाया और राधिका के दृढ़ चेहरे को देखने से पहले कहा, लेकिन मरने का 90% है। राधिका ने एक दृढ़ विश्वास के साथ कहा, मैं वह मौका लूंगा, और अगर मैं असफल हो जाता हूं, तो मुझे आशा है कि घाटी के मास्टर उस अनाथालय का समर्थन कर सकते हैं जहां से मैं आई थी। वैली मास्टर ने सिर हिलाया और कहा, मैं जो तरीका जानता हूं वह सीधा है लेकिन खतरनाक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको हमारी थंडर फायर वैली की स्थापना के बारे में बताऊंगा क्योंकि यह उस विधि से संबंधित है। फिर वैली मास्टर ने एक गहरी सांस ली और कहा, फर्स्ट वैली मास्टर आकाश फेलियो ने हमारी थंडर फायर वैली की स्थापना की, और उस समय हमारी थंडर फायर वैली नंबर 1 गुड बन गई, और इसका कारण ये था कि उसकी पत्नी, जब उन्होंने पहली बार डेंजर जोन पर विजय प्राप्त की, तो उन्हें सबसे गहरे हिस्से में एक अजीब फूल मिला। फूल में लाइटनिंग और अग्नि तत्व थे, लेकिन फूल में ही भयावह शक्ति थी। फूल के 10 मीटर के दायरे में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता था। उस समय के एक बुजुर्ग ने 10 मीटर के दायरे में जबरदस्ती फूल को लेने के लिए आगे बढ़ाया था, फिर उसका हाथ एक सेकंड में राख में बदल गया। लेकिन अजीब बात यह थी कि घाटी के मालिक की पत्नी प्रभावित नहीं हुई। बाद में उन्हें पता चला कि केवल महिलाएं ही फूल के पास जा सकती थीं। आगे बढ़ने से पहले वैली मास्टर ने सांस लेने के लिए एक सेकंड के लिए रुका, फिर बोलना जारी रखा। घाटी के मालिक की पत्नी के फूल के पास पहुंचने के बाद उसमें से एक पंखुड़ी स्वतः ही उसमें से उड़ गई और उसके मुंह में प्रवेश कर गई। बाद में उसकी शक्ति अचानक बढ़ गई और वह थी उस समय की नंबर 1 विशेषज्ञ मानी जाने वाली Tier-3 एलिमेंटल ओवरलॉर्ड्स के शिखर, और विशेषज्ञ सेना में शामिल होने पर भी कोई भी उसकी शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकता था। उसका नाम अवंसी लाइटनिंग क्वीन के रूप में दूर दूर तक फैल गया। बाद में उसने 2 प्रतिभाशाली महिला शिष्यों को स्वीकार कर लिया और एलिमेंटल आर्कमेज में पहुंचने के बाद उसने उन्हें अपनी तरह शक्ति हासिल करने के लिए फूल के पास जाने दिया। लेकिन जब वे पास गए और पंखुड़ियों को खा लिया, तो शक्ति प्राप्त करने के बजाय वे उन्हें खाने के बाद मर गए। उद्धरण चिन्ह। फिर वैली मास्टर का चेहरा गंभीर हो गया और उन्होंने आगे कहा, उस समय के वैली मास्टर का मानना था कि शायद वह एलिमेंटल ओवरलॉर्ड तक पहुंचने के बाद वे पंखुड़ी के अंदर की शक्ति को अवशोषित कर सकते हैं,
इसलिए उन्होंने 2 महिला बुजुर्गों को फूल के पास जाने दिया और उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। पंखुड़ियाँ खाने के बाद वे भी मर गए। बाद में उन्होंने भविष्य की पीढ़ियों के लिए फूल के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट लिखी और हमसे कहा कि किसी को भी उसके पास न जाने दें। फूल की कुल 7 पंखुड़ियाँ थीं, लेकिन अब इसमें केवल 2 पंखुड़ियाँ बची हैं। जिस विधि के बारे में मैंने आपको बताया वह ये भी है। यदि आप पहले वैली मास्टर की पत्नी की तरह सफल हो सकते हैं, तो आप वर्तमान में वैभव से अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। सब कुछ कहने के बाद उसने राधिका पर एक गहरी नज़र डाली और एक गंभीर चेहरे से पूछा, तो क्या आप अभी भी इसे आजमाना चाहते हैं? इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि आप भी मर सकते हैं। राधिका ने नहीं डगमगाया और कहा, मैं इस जोखिम का सामना करने के लिए तैयार हूं अगर इसका मतलब है कि मैं वैभव के साथ रह सकती हूं। और अभी मैं वैभव से मिलना चाहती हूं। वैली मास्टर ने एक पल के लिए सोचा और कहा, वे 7-8 दिनों के बाद वापस आएंगे, इसलिए हमें वहां जाने की जरूरत नहीं है। स्काईलार्क पवेलियन के मंडप मास्टर के साथ बात करने के लिए मेरे पास कुछ मामले हैं। उसके बाद प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए राधिका ने सिर हिलाया। दरअसल राधिका वैभव से प्यार करने लगी थी और वह नहीं चाहती थी कि वह वैभव से एक पल के लिए दूर हो जाए, लेकिन वह ये भी जानती थी कि अगर वह वैभव के साथ रहेगी तो वह सिर्फ वैभव के ऊपर एक बोझ बन जाएगी और वह नहीं चाहती थी कि वह वैभव के ऊपर एक बोझ बनकर रहे। लेकिन उसे यह पता था कि वैभव सिर्फ उसे अपना एक अच्छा दोस्त मानता है। राधिका को पूरा विश्वास था कि एक न एक दिन वैभव भी उसे जरूर चाहने लगेगा, क्योंकि वह वैभव प्यार करने लगी थी और वह उससे दूर नहीं रहना चाहती थी। इसीलिए राधिका खतरा उठाने का फैसला किया। दूसरी तरफ वर्तमान में वैभव अपने सिर के ऊपर से उड़ रहे इस विशाल जानवर को देखकर हैरान था। जानवर पंखों के साथ एक व्हेल की तरह लग रहा था। ये वास्तव में एक अजीबोगरीब जानवर था जिसे वैभव ने पहले कभी नहीं देखा था। इसके 4 पंख थे और इसका शरीर 100 मीटर लंबा और लगभग 50 मीटर चौड़ा था। लेकिन जानवर उड़कर कहीं और नहीं गया और इसके बजाय उसी की तरफ आ रहा था। कुछ सेकंड के बाद वैभव ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, क्योंकि उसने देखा कि कोई उसकी ओर आ रहा है। वह व्यक्ति लगभग 30 साल का लग रहा था और एक तेज तर्रार रूप था। उसकी आंखों में अहंकार और गर्व था, लेकिन वह शांत और विनम्र स्वर में बोला, आप दोनों छोटे भाई, पहाड़ के आसपास का ये क्षेत्र सीमा से अब बाहर हो जाओ। जब तक हम यहाँ अपना काम पूरा नहीं कर लेते, मुझे उम्मीद है कि आप अपने बुजुर्ग को बुला सकते हैं और हमारे पास जा सकते हैं, क्योंकि 1000 डेटी हॉल में यहाँ उपस्थित होने के लिए कुछ महत्वपूर्ण मामले हैं। आप 1 महीने के बाद वापस आ सकते हैं, क्योंकि तब तक हम अपना काम समाप्त कर चुके होंगे। वैभव यहाँ 1000 डेटी हॉल के लोगों को देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वे वर्तमान में शीर्ष 10 गुटों की सूची में नंबर 1 पर था। फिर वैभव उस आदमी की ओर देखा और कहा, तुम जो चाहो कर सकते हो, बस हमें यहाँ परेशान मत करो और मैं भी तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, नहीं तो